याद होगा कि उन एल्स के अटैक में कई लोगों ने अपने घर और अपने परिवार को खोया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा थे और उनका क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स के ऊपर से भरोसा ही उठ गया था। और उन सब लोगों में से एक थी डाजू, जो अपने हस्बैंड और मम्मी के साथ यूलू टाउन में रहती थी और इसके पास ना के बराबर मैजिक होता है और बस दूसरों के मैजिक को ये एक साथ कंबाइन कर सकती है, यही इसका मैजिक था। एंड ये किसी तरह बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर अपना गुजारा करी होती है, लेकिन फिर उन एल्स के अटैक के टाइम पर इसका घर इसके हस्बैंड और इसकी मम्मी के ऊपर गिर गया था। लेकिन क्योंकि इसके पास जरा सा भी मैजिक नहीं था, इसलिए ये उन दोनों को बचा नहीं पाती और वो दोनों इसके सामने खत्म हो जाते हैं। डाजू की सिर्फ एक दोस्त बचती है जिसका नाम होता है बेका, जो कि एक डॉक्टर होती है एंड इसके पास भी बिल्कुल मैजिक नहीं होता। एंड उसी दिन डाजू का पूरा टाउन तबाह हो जाता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अगले दिन मैजिक कोर्ट वाले झूठी खबर छाप देते हैं कि आस्था, एक मैजिकलेस कॉमनर ने एक डीमन की पावर को यूज कर इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी। लेकिन फिर विज़र्ड किंग की वजह से, क्योंकि बेगुनाह आस्था को कोई सजा नहीं मिलती, इसलिए ये लोग और ज्यादा फिर दुखी हो जाते हैं। और इनकी तरह एक और आदमी था जिसका नाम था काबवे, जो मैजिक पार्लियामेंट में काम करता था, जिसने अपनी मम्मी को साय ऑफ द डार्क सिन के अटैक में खोया था। एंड ये भी बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा हो जाता है डामानीटो पे, क्योंकि इसने विज़र्ड किंग के कहने पर आस्था को 6 महीनों का टाइम और दे दिया था और इसीलिए ये मैजिक पार्लियामेंट को छोड़ देता है एंड डाजू और बेका के साथ मिलकर एक ग्रुप बना लेता है जिसका नाम होता है द डेमन किलर्स। और इनके ग्रुप को तुरंत ही बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं, क्योंकि ये सब के सब बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा थे सारे मैजिक नाइट्स के ऊपर और सबसे ज्यादा आस्था के ऊपर, जो खुलेआम अभी घूम रहा होता है, क्योंकि इन लोगों को तो असली सच पता नहीं होता। डेमन किलर्स ग्रुप का एक ही मिशन था, आस्था और उन सारे लोगों को जिनके पास डेमन की पावर से उन्हें मारना और क्लोवर किंगडम के लोगों को इंसाफ दिलाना, क्योंकि इन्हें तो असली सच्चाई पता नहीं थी कि आस्था ने पूरे क्लोवर किंगडम को अपनी डेमन की पावर्स को यूज कर बचाया था। ये डेमन किलर ग्रुप सबसे पहले मैरी को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि तुम्हें याद होगा कि ये भी उस दिन अपने भाई गॉज के साथ एक एल्फ बन गई थी और बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और बहुत लोगों को मारा था। एंड ये लोग ये भी जानते थे कि मैरी आस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आस्था ने इसको उस दिन अपनी जान को खतरे में डालकर मैजिक कोर्ट में सबके सामने बचाया था। और ये लोग ये जानते थे कि मैरी का यूज कर ये लोग आस्था को ब्लैकमेल कर पाएंगे। फिर ये सारे चुपचाप इधर ब्लैक बुल्स के बेस पे आ जाते हैं, जहाँ पे आस्था अकेले अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी बेका इसके पास बेहोश होने का नाटक करती है और जैसे ही आस्था और नेरो इसके पास आते हैं, ये एक अजीब से बहुत स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग बॉम्ब का यूज कर देती है, जिससे आस्था और नेरो वहीं पर बेहोश होने लगते हैं। अरे वाह, लगता है आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हमने एक साथ दो डीमंस को पकड़ लिया। एंड स्लीपिंग पोशन की वजह से ये लोग हिल भी नहीं पा रहे होते। लेकिन तभी आस्था ने जो ये ट्रैकिंग ब्रेसलेट पहना था, उसे नेरो अपने मैजिक से निकाल कर चुपके से अपने पास रख लेती है। एंड तभी ये लोग आस्था और नेरो को लेके वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी नोएल वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर वापस आ जाती है और इन लोगों को देख लेती है एंड ये तुरंत ही इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे आस्था तो इनके चंगुल से बच जाता है, लेकिन नेरो अभी भी इनके पास होती है। उस डीमन को अभी के लिए छोड़ दो, हमें उस लड़की के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। एंड तभी काबवे अपना ट्रांसपेरेंट मैजिक यूज करता है एंड इसके पास भी ऑस्कर की तरह ट्रांसपेरेंट मैजिक होता है, जिससे अपने साथियों और नेरो के साथ गायब हो जाता है। और फिर ये लोग नेरो को लेकर अपने सीक्रेट बेस पे लौट जाते हैं एंड इधर हम देखते हैं ये लोग आस्था को डॉक्टर ओमेन के पास लेकर आ जाते हैं, जो इन सबको बताते हैं कि आस्था के ऊपर किसी पॉइजन का नहीं बल्कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक स्लीपिंग पोशन का यूज हुआ था, जिससे आस्था थोड़े दिनों में होश में आ जाएगा। एंड यामी सर भाई बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि कुछ लोग उनके बेस से उनके स्क्वाड मेंबर को किडनैप कर ले गए। एंड इधर हम देखते हैं जैसे ही गॉज को पता चलता है कि मैरी को कुछ लोग किडनैप करके ले गए, ये पागल हो जाता है। इसे लगता है कि फिर से डामानीटो ने मैरी को किडनैप किया होगा, तो ये तुरंत ही फिनरल के साथ डामानीटो के पास आ जाता है। लेकिन डामानीटो इससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर एक मैजिक कोर्ट के जज के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की। एंड तभी डामानीटो इसके ऊपर अपनी मैजिक स्पेल यूज कर देता है। लेकिन गॉज क्योंकि पहले से इसके मैजिक स्पेल के बारे में जानता था, तो इसने पहले ही अपना एक मिरर डबल बना दिया था एंड ये डामानीटो को दोनों तरफ से घेर लेता है। तुम्हारी ये वीक स्पेल मेरे ऊपर अब किसी काम की नहीं है डामानीटो। ओह, तो तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, हाँ? एंड तभी डामानीटो अपनी एक दूसरी मैजिक स्पेल मैजिक प्रेशर का यूज कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग हिल भी नहीं पा रहे होते। एंड गॉड समझ जाता है कि डामानीटो भी बहुत स्ट्रांग है, अरेस्ट कर लो इन दोनों को। लेकिन तभी वहाँ पर यामी सर और मार्क्स भी आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी लगा था कि डामानीटो ने आस्था और नेरू को किडनैप करवाने का ट्राई किया होगा। ओए, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? क्योंकि इसने फिर से मेरी मैरी को किडनैप कर लिया यामी सर। एंड इसको सुनकर ये लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि डेमन किलर्स ने मैरी तक को किडनैप कर लिया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैंने किसी को किडनैप नहीं करवाया। मार्क्स, मेरी मेमोरीज को तुम चेक कर सकते हो। एंड फिर मार्क्स अपने मैजिक से डामानीटो की मेमोरीज को चेक करता है और उन सबको पता चल जाता है कि सच में नेरो और मैरी को किडनैप के पीछे इसका हाथ नहीं था। लेकिन तभी नोजेल वहाँ पर आ जाता है और जो ब्रेसलेट नेरो ने आस्था से लिया था उसको ट्रैक कर इन सबको पता चल जाता है कि नेरो और मैरी यूलू टाउन में ही कहीं पर है। एंड ये सारे तुरंत यूलू टाउन की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन तभी ये डेमन किलर्स को वो ब्रेसलेट मिल जाता है जो नेरो ने अपने पास छुपा कर रखा था। एंड ये एक मैजिक
मैजिक आइटम का यूज कर देते हैं, जिससे अब ये लोग मैरी और नेरो की एग्जैक्ट लोकेशन को पता नहीं कर पाते। इन्हें बस इतना ही पता होता है कि वो दोनों यूलू टाउन में कहीं पर हैं। ये सारे यूलू टाउन में आ जाते हैं, जो कि पूरा का पूरा तबाह हो चुका था और हर तरफ बहुत ज्यादा लोग परेशान और दुखी थे। और क्योंकि इन सबको मैजिक नाइट से ही नफरत हो गई थी, इसलिए लोग इन लोगों की कोई मदद नहीं कर रहे थे, क्योंकि ना तो मैजिक नाइट्स उस दिन आए थे जब एल्व्स ने इनके ऊपर अटैक किया था, और ना ही अभी तक इन लोगों ने इनके पास कुछ मदद भेजी। एंड फिर इधर हम यामी सर और फिनरल को देखते हैं, जिसके सामने डाजू आ जाती है। एंड डाजू इन दोनों को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है। एंड तभी फिनरल इससे पूछता है, हेलो मिस, आपने कहीं इस लड़की को देखा है क्या? जिसको देखकर डाजू एकदम शॉक्ड रह जाती है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा दिमाग वाली और हिम्मत वाली होती है। एंड ये इन दोनों से कहती है, तो आप लोग यहाँ पर हमारी मदद कर रहे नहीं बल्कि इस लड़की को ढूंढने आए? हाँ, आप लोग उस दिन क्यों नहीं आए थे जब मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड मेरे सामने मारे गए थे? हमें माफ करिएगा, मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती। एंड फिर डाजू ये कह के वहाँ से एकदम डरी हुई चली जाती है, और इन डीमन किलर्स को पता चल जाता है कि मैजिक नाइट्स यहाँ आ चुके हैं। मैरी, मैरी, कहाँ हो मेरी प्रिंसेस? ओह, क्या मैं सच में तुम्हारी प्रिंसेस हूँ? नहीं, कौन हो तुम? मेरा नाम ही है मैगी, तुम ही तो बुला रहे हो मुझे। मैं मैगी नहीं, मैरी बोल रहा हूँ। एंड फिर ये सारे के सारे एक साथ फिर से मिलते हैं, और इन्हें डीमन किलर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता चला होता। लेकिन तभी नोजेल बोलता है, यामी, हमें वापस से हमारे ब्रेसलेट का सिग्नल मिल रहा है। एंड ये लोग तुरंत ही उस ब्रेसलेट का पीछा करने लगते हैं, लेकिन डेमन किलर्स वाले ने चालाकी से इस ब्रेसलेट को एक कौवे को पहना दिया था, जिससे ये लोग वहाँ से बहुत दूर आ जाते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि डेमन किलर्स वाले बहुत तेज हैं। फिर इधर हम काव्य और इन लोगों को देखते हैं। मेरे हिसाब से हमें इन दोनों को अभी मार देना चाहिए। नहीं, हमें इनका यूज करना होगा असली डीमन आस्था को पकड़ने के लिए। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं आस्था फाइनली होश में आ जाता है, और विजर्ड किंग और ये सारे लोग एक मीटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों को हार्ट टाउन में एक नोटिस दिखी थी डेमन किलर्स की तरफ से, जिसमें लिखा था कि ठीक दोपहर 12 बजे कल डेमन किलर्स वाले 2 डीमन बच्चों को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब खत्म करेंगे, जो कोई और नहीं बल्कि नेरो और मैरी थे। और डीमन किलर्स के पास एक ऐसा मैजिक चेन था जिसकी वजह से नेरो अपने मैजिक तक को यूज नहीं कर पा रही थी, और एक बैरियर मैजिक भी था जिसपे अगर एक भी मैजिक अटैक लगा तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, और जितने भी लोग उसके आसपास होंगे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए इन सारे लोगों को बहुत सोच समझकर प्लानिंग करना होगा। अगले दिन हार्ट टाउन में हम देखते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पर आए होते हैं नेरो और मैरी के एग्जीक्यूशन को देखने के लिए, क्योंकि इन सब के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा होता है। एंड सिर्फ ये लोग ही नहीं, पूरी की पूरी ब्लैक बुल स्क्वाड, नोजेल, फुगीलियन, जैक, शार्लेट, यूनो की स्क्वाड, यहाँ तक कि डामानीटो भी वहीं पर था। एंड ये लोग ये जानते थे कि ये लोग डेमन किलर ग्रुप के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, वरना वो बैरियर जो उनके पास होगा वो फट जाएगा, जिसकी वजह से सारे लोग जितने आसपास है वो मारे जाएंगे। एंड उस बैरियर को पहले किसी तरह आस्था को खत्म करना होगा अपने एंटी मैजिक से। एंड ये सारे के सारे लोग नजर लगाए बैठे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं डेमन किलर ग्रुप के बाहर आने का। एंड तभी दोपहर के 12 बज जाते हैं एंड डेमन किलर ग्रुप नेरो और मैरी के साथ सबके सामने आ जाते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, ये दोनों भी शामिल थे उस डीमन आस्था के साथ हम लोगों के ऊपर इतनी तबाही और दुख लाने में। इनकी वजह से हमने हमारे अपने लोगों को खोया था, लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, हम डीमन किलर्स आप लोगों से वादा करते हैं कि हम उस डीमन आस्था को आप सबके सामने खत्म करेंगे, वो भी आज ही। जिसको सुनकर ये सारे के सारे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। ध्यान से सुनो डीमन आस्था, हमें पता है कि तुम यहीं पर हो और तुम इंतजार कर रहे हो सही मौके का, ताकि तुम हमारे पास के बैरियर को अपने एंटी मैजिक से खत्म कर सको और अपने साथियों को बचा सको। लेकिन अगर हम उससे पहले ही तुम्हारे साथियों को मार दे तो। एंड तभी ये लोग नेरो और मैरी के ऊपर अपनी तलवार तान देते हैं। अगर 3 की गिनती से पहले तुम हमारे सामने नहीं आए आस्था, तो तुम्हारे दोनों साथी मारे जाएंगे। एंड इसको सुनते ही मजबूरन हमारे आस्था भाई को इनके सामने आना पड़ता है। एंड ये सारे के सारे लोग आस्था को पत्थर से मारने लगते हैं और बहुत ही बुरा भरा बोलने लगते हैं। मैं आ गया हूँ तुम लोगों के सामने, अब नेरो मैरी से दूर हटो, ठीक है। एंड जैसे ये लोग मैरी और नेरो से दूर हटते हैं, ये देखते हैं असली आस्था भाई ठीक इनके ऊपर होते हैं एंड अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से इनके बैरियर को खत्म कर देते हैं। एंड ये सारे के सारे एकदम शॉक रह जाते हैं एंड ये सारे लोग तुरंत ही इनके सामने आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। डार्क मैजिक, डार्क स्लैश। एंड ये आस्था जो इनके सामने आया होता है वो असल में ग्रे थी, लेकिन तभी जितने भी लोग वहाँ पर थे आसपास, वो सारे लोगों की मदद करने लगते हैं वहाँ से भागने में। एंड ये लोग दोबारा से काव्य के ट्रांसपेरेंट मैजिक का यूज कर वहाँ से भागने लगते हैं एंड हर तरफ स्लीपिंग पाउडर ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे ये लोग यहीं पर फंस जाते हैं। लेकिन आस्था अपनी की का यूज कर इन लोगों के सामने आ जाता है। बहुत अच्छे, सही टाइम पर आए तुम, अब चुपचाप अपनी ग्रिम वॉर हमें दे दो, वरना तुम्हारे दोनों दोस्त मारे जाएंगे। एंड अब बेचारा आस्था तो कुछ कर सकता नहीं था, तो ये अपनी ग्रिम वॉर को इन्हें दे देता है और ये लोग आस्था को भी वो मैजिक चेंज पहना देते हैं और ये लड़की आस्था के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लेड मैजिक अटैक से अटैक कर देती है। लेकिन तभी यूनो वहाँ पर आ जाता है और आस्था को बचा लेता है। सही मौके का फायदा उठाकर आस्था किसी तरह मैरी को इन लोगों से छुड़ा लेता है। अरे नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी, और वैसे भी अब इसकी ग्रिम वॉर हमारे पास है। एंड तभी इन डेमन किलर्स में से एक फिर से अपने उसी बैरियर मैजिक का
यूज कर देता है और बेका अपने स्मोक बॉम्ब का, जिसकी मदद से ये लोग नेरू और आस्था की ग्रिम वॉर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अरे नहीं आस्था, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास तो तुम्हारी एंटी मैजिक भी नहीं है। अब चिंता मत करिए, आस्था का असली मैजिक उसका एंटी मैजिक नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? सही कहा तुमने यूनो, मेरा असली मैजिक है कभी ना गिव अप करना। एंड अब क्या होगा भाई? आस्था के पास उसकी ग्रिम वॉर नहीं है और इन लोगों को कुछ नहीं पता चल सकता कि कहाँ पे डीमन किलर्स हैं और नेरू को लेकर कहाँ गए हैं। तो अब आखिर कैसे आस्था बचाएगा नेरू को बिना उसकी ग्रिम वॉर के, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, जो कि बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेना। और हाँ, अगला पार्ट भाई बहुत ज्यादा मस्त होगा, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। और कमेंट्स में जरूर बताना कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली